दोस्तों, एक लड़की की शादी कल के डेट में होने वाली थी, लेकिन बारात आज ही पहुंच जाती है। बारात जब उसके घर के पास पहुंच जाती है और घर वालों को ये पता चलता है कि बारात आ गई, तो घर में काफ़ी हंगामा मच जाता है। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर बारात एक दिन पहले क्यों पहुँच गई। उन्होंने तो बारात का कोई बंदोबस्त ही नहीं किया है, और आखिर बंदोबस्त भी क्यों करें। उनकी बेटी की शादी तो कल होने वाली थी और बारात का बंदोबस्त तो कल होने वाला था। अचानक से बारात एक दिन पहले क्यों पहुंच गई। ये सारी चीज़ें जब घर वाले देखते हैं और सुनते हैं, तो जो लड़की का बाप होता है वो कुछ लोगों को लेकर के और सीधे रास्ते में बारातियों से जाकर के मिलता है। जो लड़के का पिता होता है उससे जाकर के मिलता है और उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप एक दिन पहले ही बारात लेकर के आ गए। मेरी बेटी की शादी तो कल है और आपको बारात लेकर के तो कल आना था, लेकिन आप एक दिन पहले क्यों पहुंच गए। तभी जो लड़के का बाप होता है कहता है कि शायद आप डेट भूल चुके हैं, आपकी बेटी की शादी आज ही है और शादी आज है तो बारात भी तो मुझे आज ही लेकर के आना था। ये बातें जब दोनों में होती है, दोनों में काफ़ी तू मैं हो जाती है। तभी जो लड़की का भाई वहाँ पर होता है, जिसका नाम राजेश होता है, राजेश अपना पर्स निकालता है और उस पर्स में से एक पर्ची निकाल करके और लड़के के पिता की तरफ दे देता है और कहता है कि ये देखिए, मेरी बहन की शादी 22 मई को है और आज 21 मई है। आप एक दिन पहले ही बारात लेकर के पहुंच गए हैं। आपके पास भी ऐसी ही पर्ची पंडित जी ने दिया था। दोनों आदमियों को एक एक पर्ची लिख करके उन्होंने दिया था। आप अपनी पर्ची निकाल करके मिलाइए। तभी जो लड़के का जो बाप होता है वो कहता है मेरे पास कोई पर्ची नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि 21 तारीख को ही बारात लेकर के आना है। दोस्तों, तभी जो कुछ लोग होते हैं, गाँव के सरपंच होते हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो पर्ची लिख करके इसके पास दिया गया है ये क्या गलत है, और आप जो मुंह से बोल रहे हैं वही सही है। तभी जो लड़के का बाप होता है कहता है कि कोई बात नहीं, अगर पर्ची पंडित जी ने कल का दिया था तो मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कल ही होगा, लेकिन अब बारात आ गई है तो बारात वापस नहीं जाएगी, अब शादी करके ही बारात जाएगी। और आप लोग लड़की वाले हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि लड़के वाले का सेवा करना, और अब बारात तो लड़की को लेकर के ही जाएगी, शादी हो करके ही जाएगी, ऐसे में बारात वापस नहीं लेकर के जाऊँगा। दोस्तों, काफ़ी हंगामा होता है, काफ़ी तू मैं होने लग जाता है। और तभी जो लड़की का पिता होता है कहता है कि शादी अब कैसे हो पाएगी, और आज के दिन में कैसे हो पाएगी, और आज के दिन मैं आप लोगों को क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, जब मैंने कोई बंदोबस्त ही नहीं किया है तो मैं किस तरह से आप लोगों को बैठा करके खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मैं तो सारी चीज़ें, सारा बंदोबस्त तो कल का किया हूँ, और इस समय इतना जल्दी में कोई तैयारी भी नहीं हो सकता है। 2-4 आदमी होते तो मैं तैयारी भी करता और आप लोगों का सेवा सत्कार करता, लेकिन इतनी 150-200 आदमियों का मैं कैसे कर पाऊंगा। तो लड़के का जो बाप होता है कहता है कि आपको करना तो पड़ेगा ही। अगर शादी अपनी बेटी का करना है तो आपको पूरे बारात का स्वागत करना ही पड़ेगा और इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। लड़की वाले हमेशा झुक करके रहते हैं और लड़के वाले सीना तान करके रहते हैं, तो आपको झुक करके और हम लोगों का सेवा सत्कार करना ही पड़ेगा। जो लड़की का बाप होता है कहता है कि झुकने की बात है तो मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, लेकिन क्या झुकने से आपके जो पूरे बारात 150-200 आदमी हैं इनका मैं स्वागत कर सकता हूँ, इनका सेवा सत्कार कर सकता हूँ, इनको खाने पीने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। शादी जब होती है बेटी की तो बहुत सारी बंदोबस्त करना पड़ता है, बहुत सारे इंतज़ाम करने होते हैं, और जब शादी कल है तो इंतज़ाम मेरा सारा कल के लिए ही है, तो मैं कैसे आपका बंदोबस्त कर सकता हूँ, क्या मैं आपको खिलाऊँगा, क्या पिलाऊँगा, और कहाँ मैं आपको रखूँगा। दोस्तों, तभी जो गाँव वाले गए हुए थे लड़की के पिता के साथ में, और जो गांव के सरपंच थे वो भी वहां पर गए हुए थे। सरपंच जी कहते हैं कि जो राजेश के पास जो पर्ची पंडित जी का है वो पर्ची क्या गलत है, आपके पास तो पर्ची भी नहीं है और ऐसे ही फालतू की आप बातें कर रहे हैं। आप एक दिन पहले बारात लेकर के यहाँ पहुँच गए और हम लोगों के साथ ऐसे तू मैं कर रहे हैं। आपको बारात वापस लेकर के चले जाना चाहिए और कल लेकर के आना चाहिए, क्योंकि 150-200 आदमियों का बंदोबस्त एट ए टाइम इतना जल्दी हम लोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये सारी बातें जब सरपंच जी कहते हैं तो जो लड़के का बाप होता है कहता है कि अगर आप बंदोबस्त नहीं करेंगे तो मैं बारात वापस लेकर के चला जाऊंगा, लेकिन फिर दोबारा बारात लेकर के आपके यहाँ नहीं आऊँगा और आपकी बेटी से शादी नहीं होगी मेरे बेटे का। दोस्तों, ऐसी जब बातें वो कहता है तो जो लड़की के पिता होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें, उलझुल बातें करना क्या आपको शोभा देता है। आप लड़के के पिता हैं, आप मेरे रिश्तेदार बनने वाले हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो आपने गलती किया, आपको डेट याद नहीं है, आप एक दिन पहले हमारे पास पहुंच गए। अब इतना जल्दी में हम आपका कैसे स्वागत कर पाएंगे, आपको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे।
अगर 2-4-5 आदमी होता तो कुछ मैं बंदोबस्त भी करता, लेकिन 150-200 आदमियों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। कहाँ आपको सुलाऊँगा, क्या खिलाऊँगा? ये तो काफ़ी दिक्कत की बात है। और आप जो बातें कर रहे हैं ये काफ़ी गलत है। अच्छा यही होगा कि आप आज वापस चले जाते और कल अपनी बारात को लेकर के आते। लेकिन कहते हैं ना कि जो लड़के वाले होते हैं उनका रोब कम नहीं होता है। वो अपना सीना तान करके रहना चाहते हैं और हमेशा लड़की वाले को दबाना चाहते हैं। जो लड़के का पिता होता है कहता है कि कुछ भी हो जाए, अगर बारात आ गई है तो मैं बारात वापस नहीं लेकर के जाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी। मैं जाऊंगा तो शादी करके जाऊंगा, और अगर वापस लेकर के चला जाऊंगा तो दोबारा तुम्हारे यहाँ शादी करने के लिए नहीं आऊँगा। दोस्तों काफ़ी हंगामा मच जाता है, काफ़ी तू मैं हो जाता है, बात लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाती है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आखिर इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें क्यों हुई थी? कैसे ये लोग डेट भूल गए थे? क्या शादी का भी कोई डेट भूल जाता है? और इन दोनों के बीच में ऐसी बातें क्यों हो गई थी? और इस सारी चीज़ों का बाद में सलूशन क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही रोमांचक कहानी है। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल था, राहुल की शादी बगल के गाँव की रहने वाली ममता नाम की लड़की के साथ तय हो जाता है। 22 मई 2005 को इन्होंने बारात लेकर के जाना था। 22 मई को इनकी शादी थी, लेकिन जो बाराती थे वो 21 मई को ही अपनी बारात लेकर के और ममता के गांव पहुंच जाते हैं। गांव से 4-5 किलोमीटर पहले ही एक मार्केट पड़ता है और उसी मार्केट के पास अपनी 7-8 गाड़ियों से ये लोग पहुंच करके और वहीं अपनी गाड़ियां रोक करके और चाय पानी पीने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी 3-4 गाड़ियां अभी पीछे फंसी हुई थी और उसी के आने का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। और ये सोच रहे थे कि वो 3-4 गाड़ियाँ और आ जाएंगी तो पूरी गाड़ियों को, पूरे बारातियों को इकट्ठा करके और फिर आगे गांव में बढ़ा जाएगा। और वहीं पर बैठ कर के ये लोग उन 3-4 गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जिस लड़की की शादी हो रही थी उस लड़की का भाई जिसका नाम राजेश था, राजेश किसी चीज़ की खरीदारी के लिए उस मार्केट में पहुंचता है और वहां जब जाता है तो जो लड़के का बाप होता है उसको पहचान लेता है। लड़के के बाप को पहचान लेता है और 1-2 आदमी जो उस शादी का अगुआ वगैरह होते हैं उनको देखता है तो उनको पहचान लेता है। और फिर जब ये दूल्हे के नज़दीक जाता है, दूल्हा जो राहुल होता है, राहुल को जब देखता है तो उसको पहचान जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लोग किसके यहाँ शादी करने के लिए जाते हैं। जो ये दूल्हा जो है राहुल है, इसकी तो शादी मेरी बहन के साथ तय हुई है और बारात कल लेकर के इनको मेरे घर आना है, लेकिन ये लोग कहाँ पर किसके यहाँ शादी करने के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ देखने के बाद वो सीधे अपने घर भाग करके पहुंचता है और घर जाकर के अपने पिताजी से सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि जिस लड़के से आपने मेरी बहन की शादी तय किया है, जिस लड़के से ममता की शादी होने वाली है, वो लड़का तो बारात लेकर के किसी और के यहाँ आज ही जा रहा है। जो घर वाले ये सारी बातें जब सुनते हैं तो ये लोग पूरे गांव वालों को, अपने आसपास वालों को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं और फिर सरपंच जी को ये सारी चीज़ें बताया जाता है और बैठ करके लोग निर्णय करने लग जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है। फिर उस गांव के जो 8-10 मानिंद लोग होते हैं सारे लोग इकट्ठा होकर के और उस मार्केट में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद बारातियों को देखते हैं तो देख करके हतप्रभ रह जाते हैं। जो लड़की के पिता होते हैं वो सीधे लड़के के पिता के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जो दूल्हा होता है, जो लड़का होता है, उसकी कार को जितने गाँव वाले थे पूरे घेर लेते हैं। जो दूल्हा राहुल होता है कहता है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारी गाड़ी को क्यों घेर रहे हैं। तो लड़की का जो भाई होता है राजेश, वो कहता है, उससे पूछ बैठता है कि आखिर आपकी शादी तो मेरी बहन के साथ तय हुई है, आप आज किसके यहाँ शादी करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अपनी बारात को लेकर के। तभी जो लड़का राहुल होता है जिसकी शादी हो रही थी वो कहता है कि कौन सी पागल जैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तो तुम्हारे यहाँ ही शादी करने के लिए आ रहा हूँ, ये बारात तो तुम्हारे यहाँ ही जा रही है और हम लोग कहाँ जाएंगे। दोस्तों ये बातें जैसे ही लड़की का भाई राजेश सुनता है बिल्कुल हतप्रभ रह जाता है, बिल्कुल दंग रह जाता है और कहता है कि आप शायद डेट भूल गए हैं क्या, मेरी बहन की शादी तो कल होनी थी, 22 मई को है और आज तो 21 तारीख है, आज 21 तारीख को ही आप लोग कैसे पहुंच गए। जो राजेश था अपने पिताजी के पास जाकर के कहता है कि पिताजी ये देखिए ये लोग 1 दिन पहले ही पहुंच गए, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ही आ रहे हैं,
हमारी बहन के साथ ही शादी के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग एक दिन पहले ही यहाँ पर पहुँच गए। जो उसके पिताजी होते हैं, लड़के के पिता से बात करते हैं तो लड़के का पिता भी यही कहता है कि हाँ, आपके यहाँ ही शादी के लिए जा रहे हैं और शादी का डेट तो आज का ही है, शायद आप लोग डेट भूल चुके हैं। दोस्तों, तभी जो लड़की का भाई होता है राजेश, अपने पर्स में से एक पर्ची निकालता है और पर्ची निकाल करके जो उसका ससुर होता है, जो लड़के का बाप होता है, उसको दिखाता है और कहता है कि ये देखिए, ये डेट है, ये पंडित जी ने लिख करके दिया था 22 मई का और आज 21 तारीख है। आपके पास भी ऐसी ही पर्ची पंडित जी ने दिया होगा, आप उस पर्ची को निकाल करके मिलाइए। तभी जो लड़के का बाप होता है कहता है कि मेरे पास कोई पर्ची नहीं है, मेरी पर्ची गुम हो गई है, लेकिन मुझे याद है कि 21 तारीख का ही डेट उन्होंने दिया था और 21 तारीख के हिसाब से ही हम लोग आए हैं। और हम लोग आए हैं तो अब तुम लोग हमारा स्वागत करो, हम लड़के वाले हैं और तुम लोग लड़की वाले हो, और हम लोग आए हैं तो अब शादी करके ही और दुल्हन को लेकर के ही जाएंगे, ऐसे हम लोग नहीं जाएंगे। लड़की का पिता होता है काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब हमारी बेटी की शादी कल है, सारा बंदोबस्त हमने कल का किया है, तो आज हम क्या चीज़ करेंगे, कहाँ आपको रखेंगे, क्या आपको खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। आप लोग 2-4-5 आदमी होते तो कुछ बंदोबस्त भी हम कर सकते थे, लेकिन 150-200 आदमियों का बंदोबस्त हम कहाँ से कर पाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, कहाँ आपको रखेंगे। मेरा आप लोगों से विनती है कि आज अपनी बारात को वापस लेकर के चले जाइए और कल का डेट है तो कल ही लेकर के आइए। जो लड़के का बाप होता है वो काफ़ी प्राउड में होता है और कहते हैं ना कि लड़के का बाप बिल्कुल घमंड में होता है अपने लड़के की शादी में, और बिल्कुल वो घमंड में था, बिल्कुल हाथी के ऊपर वो सवार था। वो कहता है कि अब बारात आ गई है तो बारात वापस नहीं जाएगी, अब बारात जाएगी तो शादी करके ही जाएगी, और वापस जाएगी तो दोबारा फिर शादी करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसी बातें सुनने के बाद लड़की का पिता काफ़ी दुखी हो जाता है, उसकी आंखें भर जाती है और वो हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि देखिए, इस तरह से मत करिए, अब हम लोग रिश्तेदार बनने वाले हैं और इस तरह से रिश्तेदारी के बीच में जहर मत घोलिए। आप कल की शादी है, आप गलती से यहाँ आ गए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आप लोगों से कि आप लोग वापस चले जाइए और कल आ जाइएगा। जो उस गांव के सरपंच जी थे वो भी हाथ जोड़ करके खड़े थे, जो गांव के और भी मानिंद लोग थे वो भी हाथ जोड़ करके खड़े थे और वो भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बारात लेकर के चले जाइए, हम लोग आपको कैसे रख पाएंगे, हमारे पास ना कोई बंदोबस्त है और न ही आपको खिलाने पिलाने का कोई हमारे पास बंदोबस्त है। दोस्तों, लेकिन वो जो लड़के का जो बाप था वो बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ था। जितने भी बाराती थे, जो उस लड़के का फूफा वगैरह थे, सारे जिद पर अड़े हुए थे कि शादी तो आज ही करेंगे हम लोग और आज ही करके लेकर के जाएंगे। अगर हम बारात लेकर के जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हम बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेंगे। शादी होगी तो आज होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें देख करके गांव वाले काफ़ी परेशान थे, सरपंच जी भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन इनके जिद के सामने उन लोग को झुकना पड़ता है। और तभी जो लड़की के पिता होते हैं एक हलवाई को फ़ोन करते हैं, जो उनके जान पहचान का हलवाई था, उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई 150 आदमियों का खाना पीने का बंदोबस्त कर सकते हो क्या 2-3 घंटे के अंदर। वो हलवाई उधर से कहता है कि खाने पीने के बंदोबस्त में तो सिर्फ आलू उबाल करके दे सकता हूँ, इतना ही हो सकता है 2-3 घंटे में, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है। लड़के के पिताजी फ़ोन काट देते हैं, काफ़ी रुआंसे हो उठते हैं और फिर लड़के के पिता से कहते हैं कि देखिए, यही बातें हैं, हलवाई से भी बात किया था तो उसने कहा कि अब आलू ही सिर्फ उबाल सकते हैं, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। न ही मैंने आपके लिए रहने का भी कोई बंदोबस्त किया है और न ही आपको खाने पीने का। और शादी की आप बात कर रहे हैं, लड़की की शादी में बहुत सारे तामझाम होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं और वो सारी तैयारियां कल के डेट में ही होती हैं। जो भी न्योता मैंने दिया है रिश्तेदारों को, जो कुछ भी, वो सारी चीज़ें कल के लिए ही दिया है और आप आज जिद कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे शादी हो सकती है, हमारी भी तो कोई इज्जत है। ये सारी बातें वो कहते हैं, लेकिन लड़के का बाप तो अपनी जिद के ऊपर था, अपने शान और शौकत में था, वो लड़के वाला था और वो तो हाथी और घोड़े के ऊपर सवार था। वो किसी की बात को बिल्कुल ही नहीं मानता, सारी बातों को नज़रअंदाज करता था और एक ही जिद पर अड़ा हुआ था कि शादी होगी तो आज ही होगी और सारा बंदोबस्त खाने पीने से लेकर के जो शादी का बंदोबस्त होता है वो सारा आपको करना पड़ेगा। हम लोग का स्वागत भी जी जान लगा करके आपको करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी तरह से शादी करा देंगे। ऐसी बातें जब घर वाले सुनते हैं, काफ़ी घर वाले परेशान होते हैं। वहीं पर जो लड़की का भाई होता है राजेश, उसके भी आंखों से आंसू बह जाता है। वो अपने पिता की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर कैसे किया जाए। तभी वो थोड़ा सा साइड में हटता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आज से 20-25 साल पहले जो शादियां होती थी, हर व्यक्ति कार्ड नहीं छपवाता था। जो काफ़ी
पैसे रुपए वाले थे वो लोग ही कार्ड वगैरह छपवाते थे। बाकी जो नॉर्मल मीडियम श्रेणी की जो शादियां होती थी उसमें जो हल्दी की एक गांठ जो बर पक्ष और बहु पक्ष के दोनों तरफ एक एक गांठें दे दी जाती थी, एक एक पर्ची बना दी जाती थी और उसमें डेट तिलक का और शादी का डेट लिख दिया जाता था और लड़की वाले को और लड़के वालों को एक एक पर्ची पकड़ा दी जाती थी और उसी को वो लोग याद रखते थे और उसी के हिसाब से शादी के सारे रस्म निभाए जाते थे। शादी के उसी डेट पर शादी होती थी। ऐसी ही शादी जो रस्में थी ऐसे ही होती थी। कार्ड वगैरह तो बाद में ये सब चीज़ें छपने लगा है और वही चीज़ें उस शादी में हुई थी। उस दिन भी जब शादी तय हुई थी तो जो पंडित जी थे उन्होंने दोनों पक्ष को एक एक पर्ची लिख करके और उसमें डेट लिख करके दिया था कि इस दिन शादी है। जो लड़की वाले थे उन्होंने तो अपना पर्ची संभाल करके रखा था, लेकिन लड़कों वाले ने वो पर्ची कहीं गुम कर दिया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शादी 21 तारीख को ही है और वो लोग इसी हिसाब से एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें होती रहती हैं। दोनों पक्ष में काफ़ी घमासान हो रहा था। लड़के पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले काफ़ी आपस में तू मैं हो रहा था। लड़की वाले काफ़ी हाथ जोड़ करके और लड़के वाले से माफ़ी मांगते रहते हैं और उनसे कहते रहते हैं किसी भी तरह से आज अपने आप को रोक लीजिए, कल शादी होगी, हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। लेकिन जो लड़के का बाप होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं था। जितने भी बाराती थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही वाक़या था कि शादी होगी तो आज ही होगी, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी, फिर तुम्हारे यहाँ शादी नहीं होगी। ये सारी बातें जब लड़की का भाई सुनता है जो राजेश, तो राजेश काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपने पिता की हालत देखता है, उनकी आंखों में आंसू देखता है तो काफ़ी हैरान और परेशान हो करके और थोड़ा सा साइड में हट करके जाता है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विशाल होता है। विशाल को वो फ़ोन लगाता है और कहता है विशाल, ऐसी ऐसी बात हो गई है भाई, आज मेरी बहन की कल शादी है और हम लोगों ने सारी बंदोबस्त तुम्हें तो पता ही है कल का किया हुआ है, लेकिन बारात आज ही आ गई है और बारातियों ने डेट नहीं देखा है, एक दिन पहले ही पहुंच गए। वो काफ़ी परेशान कर रहे हैं, कोई हमारे पास बंदोबस्त नहीं है और मेरे पिताजी काफ़ी दुखी हो रहे हैं। तभी विशाल कहता है कि कोई बात नहीं भाई, तो रुक जा, एक घंटे बाद मैं तेरे को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कुछ बंदोबस्त कर दूँगा। लेकिन तभी जो राजेश होता है कहता है भाई तू क्या बात कर रहा है, 1 घंटे में तो यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा, यहाँ 1 मिनट का गुजारा नहीं हो रहा है, तो 1 मिनट में सारी बातें बिगड़ जाएंगी और तू 1 घंटे कह रहा है। तभी जो विशाल होता है कहता है कि रुक जा, मैं 10 मिनट में तेरे को कॉल बैक करता हूँ। और उसके बाद 10 मिनट में वो कॉल बैक क्या करता है, 10 मिनट में उसके जहाँ पर वो बारात रुकी हुई थी वहीं पर वो पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद कहता है हाँ बता क्या दिक्कत है। तभी जो राजेश था विशाल को सारी चीज़ें बताता है और विशाल जब ये सारी चीज़ें सुन लेता है तो कहता है तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं बंदोबस्त करवा रहा हूँ ना अभी इन लोगों का। और किसी होटल में वो तुरंत फ़ोन लगाता है और बात करता है और जो बाराती होते हैं उनसे कहता है आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों के रहने का खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त मैंने कर दिया है और अभी यहाँ से पूरी गाड़ियों को लेकर के इस होटल में चलिए। सारे लोग वहाँ से उस होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनका खाने पीने का सारा बंदोबस्त उसने कर दिया था। पूरी बारात वहाँ खूब आराम से रहती है, एंजॉय करती है, नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ किया जाता है और सब कुछ करने के बाद वो लोग काफ़ी मौज से अपना टाइम निकालने लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद जो राजेश था और विशाल दोनों वहाँ पहुँचते हैं और विशाल पूछता है बारातियों से अभी कोई आप लोगों को परेशानी तो नहीं है। तो सारे बाराती जो होते हैं, जो लड़के का बाप होता है, जो लड़का होता है और जो भी उसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं, सब यही कहते हैं कि नहीं अब कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ हमारा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी जो विशाल था वो राजेश के साथ कहता है कि चलो घर पर भी कुछ देखते हैं, घर पर चल के देखा जाता है। तभी जो लड़के का फूफा होता है वो कहता है कि देखिए आपने तो सारा बंदोबस्त कर ही दिया, अब थोड़ा मनोरंजन के लिए भी कुछ कर देते, ऑर्केस्ट्रा वगैरह या कोई नाच वगैरह कर देते तो बड़ा अच्छा होता। तभी जो विशाल था कहता है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, 1 घंटे के अंदर आपके पास यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी आ जाएगा और ऑर्केस्ट्रा का नाच भी शुरू हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और 1 घंटे के बाद वहाँ ऑर्केस्ट्रा आ जाता है और उसके बाद बाराती खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं और पूरी रात ऑर्केस्ट्रा का नाच देखते हैं। उसके बाद जब ऑर्केस्ट्रा आ जाता है तो उसी समय विशाल अपने दोस्त राजेश के साथ घर चला जाता है और घर पर जाने के बाद वो लोग बैठ करके अगले दिन की तैयारी करने लग जाते हैं कि अगले दिन क्या करना है। अगले दिन विशाल और राजेश वहाँ पर होटल में पहुँचते हैं यही देखने के लिए कि बाराती क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। और वहाँ जब होटल में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारे बाराती शराब के नशे में इधर उधर गिर रहे हैं, कोई लोटा हुआ है, कोई उल्टियाँ कर रहा है। और जब होटल के मैनेजर से जा कर के जो राजेश था वो मिलता है तो होटल का मैनेजर कहता है कि अरे
कैसी बारात लेकर के आप लोग मंगाए हैं, किसके यहाँ आप लोग शादी कर रहे हैं। हम तो काफ़ी परेशान हो गए हैं पूरी रात से। इन लोगों ने पूरी रात शराब पिया है। जो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां हैं थी उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे, पैसे उड़ा रहे थे, पैसे फेंक रहे थे। जो दारू की बोतलें थी इधर उधर वो तोड़ करके फोड़ करके फेंक रहे थे। काफ़ी परेशान इन्होंने पूरी रात किया। इधर उधर पूरे होटल को गंदा मचा दिया, पूरे होटल में उल्टियाँ सुल्टियाँ कर दिए। और इसमें जिस लड़के से आप लोग शादी कर रहे हैं राहुल, वो तो बहुत बड़ा भयंकर दारूबाज है। वो तो पूरी रात दारू पीता रहा और उसको इतना भी होश नहीं था कि वो दूल्हा है, उसकी शादी होने जा रही है। वो अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों के सामने ही उन ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को छेड़ रहा था और उनके साथ छेड़खानी कर रहा था। अभी भी दारू पी करके देखो पड़ा हुआ है। पता नहीं वो शाम तक, जब तक शादी होगी तब तक वो उठेगा कि नहीं उठेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। दोस्तों ये सारी जब बातें वो करता है तो जो आकाश होता है, आकाश भी वो बातें सुन करके काफ़ी दंग रह जाता है। और जो राजेश होता है, राजेश भी काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी वो जो लड़का होता है जिसका नाम जो मैनेजर होता है अमन, वो कहता है कि कैसी शादी आप लोगों ने तय किया है, कहाँ पर शादी कर रहे हैं आप लोग, क्यों अपनी बहन को ऐसे भट रहे हैं आप लोग किसी के यहाँ, क्या बहन ऐसे खुश रह पाएगी। राजेश कहता है यार मैंने तो शादी तय नहीं किया था, ये पिताजी भी बिल्कुल बात ही नहीं माने। मेरी बहन को भी ये पसंद नहीं था लेकिन पिताजी बात ही नहीं मानते हैं, कहते हैं कि कब तक घर में बैठा करके रखेंगे, और शादी पिताजी ने ज़बरदस्ती तय कर दिया। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ कि इस होटल का कितना पैसा वगैरह हुआ, वो सारी चीज़ें मुझे बताओ। तो अमन कहता है कि अरे परेशान मत होइए आप, ये घर का ही होटल है, अपनी घर का ही समझिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो विशाल होता है वो कहता है कि अरे राजेश तू इसको पहचाना नहीं, ये मेरा छोटा भाई है यार, ये होटल अपना है। तो अभी तक मैंने तुझे बताया नहीं था लेकिन होटल अपना ही है। इस होटल को मैंने लीज पर लिया है और अपने छोटे भाई इसको अमन को दिया है। अमन काफ़ी अच्छे तरीके से इस होटल को चला रहा है, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है, और इसी के वजह से ये सारी तेरी जो बारात की जो भी चीज़ें हुई है इसी ने मैनेज कर दिया है, नहीं तो शायद दूसरा कोई कर नहीं पाता। जब ये राजेश ये बातें सुनता है कि ये होटल उसके दोस्त का है तो काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है अरे आकाश तूने अभी तक बताया भी नहीं यार कि ये होटल तेरा है और जो होटल का मैनेजर है तेरा छोटा भाई है। काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि चलो अब घर का होटल है तो पैसा भी नहीं लगेगा ज़्यादा, और काफ़ी खुश हो करके और कहता है चल ठीक है जो भी है, तेरी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है, शायद अगर तू नहीं किया होता तो ये बहुत बड़ा एक बवाल हो जाता। चल घर पे चलते हैं और घर पे सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। वो दोनों घर चले जाते हैं और घर पे शादी की तैयारियां करवाना शुरू कर देते हैं। और इधर अमन जो होता है, अमन इन लोगों की देखभाल करता है। जब सारे लोग उठते हैं उसके बाद अमन कहता है कि देखिए आप लोगों की जो गाड़ियाँ आई थी वो तो कल ही वापस चली गई, क्योंकि जो गाड़ियाँ बारात में आती हैं वो एक ही रात के लिए आती हैं, और जितनी गाड़ियाँ आई थी वो उस रात के बाद रुकी नहीं, सारी चली गई थी। तभी जो मैनेजर होता है, जो होटल मैनेजर, अमन कहता है बारातियों से कि देखिए आप लोगों के लिए एक बस मैं करवा देता हूँ, और बस से आप लोग वहाँ पर 3-4 किलोमीटर यहाँ से है, वहाँ पर चले जाना आप शादी के लिए आप लोग। तभी जो दूल्हा होता है और दूल्हे का जो बाप होता है और जो दूल्हे का फूफा होता है, सारे लोग कहते हैं कि अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब लड़की यहीं पर आएगी और यहीं पर शादी होगी, अब हम लोग वहाँ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अमन कहता है कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, एक इज्जत होता है, एक मान मर्यादा, एक प्रतिष्ठा होता है, सारे रिश्तेदार वगैरह सब वहाँ पर आएंगे, घर में आएंगे, घर के पास आएंगे, और आप लोग होटल की बातें कर रहे हैं। वहाँ पर द्वार पूजा वगैरह का, जयमाला वगैरह का रस्मों का सारा बंदोबस्त वहाँ पर हुआ है, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तभी जो उसका बाप होता है वो कहता है कि नहीं अब हम लोग नहीं जाएंगे, कल जब उन लोगों ने अपने दरवाजे पर नहीं बुलाया तो अब हम लोग नहीं जाएंगे, लड़की यहीं पर आएगी और यहीं पर शादी होगी। ये सारी चीज़ें जब अमन सुनता है तो अपने भाई को, आकाश को भी बताता है और उसके दोस्त को भी बताता है, राजेश को भी, और कहता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं। जब राजेश और आकाश आते हैं तो काफ़ी इन लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें नहीं करना, ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं, शादी के लिए आप लोगों को तो वहाँ चलना ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग बातें नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं शादी होगी तो यहीं पर होगी, अब हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें जब राजेश अपने पिताजी से बताता है और आकाश जब लड़की के पिताजी से बताते हैं ये लोग, तो लड़के के पिताजी भी लड़की के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी दंग रह जाते हैं, और फिर सरपंच जी वगैरह को लेकर के और फिर यहाँ पर होटल में पहुँचते हैं। साथ में जो महिलाएं भी होती हैं वो भी होटल में पहुँचती हैं, वो भी सोचती हैं कि चलो
जो दूल्हा आया हुआ है उसको भी देखा जाए। और उन्हीं के साथ में जिस लड़की की शादी हो रही थी ममता की, ममता भी उन्हीं के साथ छुप करके और उस होटल में पहुंच जाती है। और जब यहाँ आते हैं ये लोग तो ये सारी चीज़ें, सारी वाक़या जब देखते हैं, ये जो बाराती थे ये बिल्कुल तैयार ही नहीं थे कि घर पे जाकर के शादी होगी। वो कहते हैं कि यहीं पर शादी होगी और यहीं से हम लोग लड़की को लेकर के चले जाएंगे। ये सारी बातें हो रही थी और जो लड़का था अभी भी नशे में था, जो भी बाराती थे मैक्सिमम लोग अभी भी नशे में थे। ये सारी चीज़ें देख देख करके और ममता जो है उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता रोए जा रही थी और सोच रही थी कि आखिर मुझे कहाँ भट रहे हैं ये लोग। वो बार बार अपने भाई से कह रही थी, भैया ये मेरे पिताजी कहाँ पर मेरी शादी करा रहे हैं, कहाँ मुझे इससे भट रहे हैं आप लोग। इससे तो अच्छा था मेरा गला ही दबा दिए होते आप लोग। ऐसे शराबियों के साथ में मेरे साथ इनके साथ शादी कर रहे हैं, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये सारी बातें जब राजेश सुनता है तो राजेश की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। और वहाँ खड़ा जो विशाल, जो राजेश का दोस्त था, जिसने सारा होटल वगैरह का सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कराया था, विशाल भी जब सुनता है तो उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और तभी वो राजेश के पास कहता है, नज़दीक आता है और राजेश से कहता है, राजेश इस तरह से जब ये शादी नहीं करना चाहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुम लोग ज़बरदस्ती ऐसे शादी क्यों कर रहे हो। राजेश कहता है, यार दोस्त मैं भी नहीं चाहता हूँ शादी करना, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानते हैं, कौन उनको मनाएगा। वो तो बार बार यही रट लगाए हैं कि अब उम्र हो रही है, जल्दी से जल्दी शादी कर दिया जाए। फिर विशाल कहता है, नहीं है, ऐसे ज़िंदगी के साथ उसके खिलवाड़ मत करो। विशाल वहाँ से जाता है सीधे अमन के पास और अमन को अपने पास बुला करके कहता है, अमन तुम क्या ममता से शादी करोगे। अमन विशाल का छोटा भाई था और इतने बड़े होटल का वो मालिक था। अमन ममता की तरफ भी एक बार देखता है, फिर अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, भैया क्या बात कर रहे हैं आप कहेंगे शादी करने के लिए, मैं शादी नहीं करूँगा। और ममता में क्या कमी है, ममता इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसके साथ तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार होगा। और खूबसूरत हो या ना हो, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मम्मी पापा के, हम लोग के माता पिता के गुजरने के बाद आपने मुझे बड़ा किया है, आपने पाला पोसा है, इतने बड़े होटल का कारोबार मेरे हाथों में सौंपा है, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। आप जहाँ भी कहेंगे वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ममता तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, ममता तो बहुत अच्छी है और ममता से मैं शादी करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। दोस्तों ये बातें जब अमन कहता है तो विशाल अपने भाई को उसके पीठ थपथपाता है और कहता है कि मुझे तुमसे यही भरोसा था। वो सीधे राजेश को अपने पास बुलाता है और उसके बाद ममता को अपने पास बुलाता है और ममता से कहता है, ममता क्या तुम मेरे भाई अमन के साथ शादी करना चाहती हो। ममता अमन को देखती है और उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं और वो गर्दन हिला करके इशारा करती है, कहती है कि हाँ मैं शादी करूँगी। ममता को देख करके, उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके ऐसा लग रहा था कि अमन को देख करके वो काफ़ी खुश थी और अमन से शादी करना चाहती थी। ये सारी चीज़ें जब राजेश देखता है तो राजेश भी खुश हो जाता है। अपने भाई, अपने दोस्त विशाल को गले से लगाता है और कहता है, भाई तुम्हारा एहसान ये सब कब मैं चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। इतना बड़ा एहसान तुम मेरे सिर के ऊपर लादते जा रहे हो कि मैं जीवन भर अगर तुम्हारा एहसान चुकाना चाहूँ तो मैं नहीं चुका पाऊँगा। दोस्तों विशाल कहता है कि अरे यार, जब हम दोनों दोस्त हैं तो इसमें एहसान की क्या बात है। जो ममता है तुम्हारी बहन है और मेरे लिए भी वैसे ही इज्जत है उसकी, मैं उसको किसी के साथ इस तरह से भटने नहीं दूंगा। और मेरा भाई है, मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरा भाई न कोई नशा है, न कोई ऐब है, पढ़ा लिखा है, इतने बड़े कारोबार को चला रहा है, तो मैं ममता को उसके साथ रखूँगा या इन दरिंदों के साथ, इन दारूबाजों और शराबियों के साथ भेजूँगा। ये सारी बातें जब दोस्ते में हो जाती है तभी जो राजेश होता है कहता है, अरे यार तुम जो बातें कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी को कौन समझाएगा, वो तो कोई बात मानते ही नहीं हम लोगों की। तभी विशाल कहता है कि उनको समझाना मेरा काम है। विशाल जाता है उसके पिता के पास और उनको सारी बातें समझाता है, उनको ले आकर के पूरे बारात का हाव भाव दिखाता है। उसके ससुर से लेके जिस लड़के के साथ शादी हो रही थी वो अभी भी नशे में था, उसको दिखाता है और कहता है कि क्यों ममता को इसके हाथों में भटना चाहते हैं, क्यों ममता की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जब ममता के पिता देखते हैं और सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह जाता है और सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं विशाल से कि विशाल तुम बताओ अब मैं क्या करूं। तभी विशाल कहता है कि हमने डिसाइड कर लिया है, हमने ममता की शादी का डिसाइड कर लिया है और ममता को भी वो पसंद है। तभी वो कहते हैं कि कौन है वो लड़का। तभी सामने दिखा अपने अमन को बुलाता है और कहता है ये लड़का यही है, इसी से मैं ममता की शादी करवाना चाहता हूँ। अमन को देख करके उसके पिताजी, जो ममता के पिता, काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं पर उनकी माँ होती है, वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अमन को ये लोग गले लगा लेते हैं और साथ में विशाल को भी गले लगा लेते हैं। साथ में राजेश भी होता है।
सबको गले से भर करके कहते हैं, यार हम लोग इतने उम्र के हो गए लेकिन हम लोगों ने सही और गलत को नहीं पहचान पाए। तुम लोग इतनी छोटी उम्र में इतना आगे कैसे, इतने समझदार कैसे हो गए। अमन को देख करके तो पहले से ही मुझे अमन पसंद था और अमन के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दोस्तों उसके बाद सारे लोग पसंद हो जाते हैं, सारे लोग खुश हो जाते हैं और अमन और ममता की शादी तय कर दी जाती है। उसके बाद जो विशाल होता है राजेश को अपने साथ में लेता है और कहता है कि चलो भाई मेरे साथ चलो। तुरंत ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बारात में आ जाइए। और दोनों दोस्त जाते हैं बारात में और बारात में पहुँच करके वहाँ पर जो बाराती होते हैं उनको इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी लड़के का जो फूफा होता है कहता है, क्या इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कोई परेशानी है क्या। तभी जो विशाल होता है कहता है कि कुछ लोगों की आज परेशानियाँ तो दूर करना है, कुछ लोगों का नशा तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। दोस्तों तभी जो उसका फूफा होता है खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग लड़की वाले हो, लड़कों वालों का नशा तुम लोग तोड़ोगे, इतनी हिम्मत है, ताकत है तुम्हारी। तभी विशाल जोर का चाटा उसके फूफा के गालों पर मारता है और वो तुरंत धराशायी होकर नीचे गिर जाता है। और राजेश 2-3 बारातियों को जो भी होते हैं उनको तड़ातड़ मारने लगता है। और जो लड़का होता है राहुल उसको भी 2-3 चाटा लगा देता है, 2-3 थप्पड़ लगाता है, वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और पूरे बाराती जब इकट्ठा होने लगते हैं तभी गांव वाले भी कुछ इकट्ठा हो जाते हैं, सरपंच जी वगैरह सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और उसी टाइम जो पुलिस होती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सारी पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसको सारी बातें ये लोग बता देते हैं। और जब पुलिस इंस्पेक्टर सारी बातें सुनता है तो कहता है कि कल जब ये लोग इतना परेशान आप लोगों को किए थे तो कल ही क्यों नहीं आप लोगों ने बताया, कल ही मैं इन सबको अरेस्ट कर लिया होता, आप लोग ऐसे ही इन लोगों के चुंगल में फंसे रहे। चलिए जो भी है उन सारों को कहता है, अपने सिपाहियों को कहता है इन सारों को अरेस्ट कर लो। जो लड़के का बाप होता है वो इंस्पेक्टर के पैरों पर गिरने लग जाता है, ममता के पिता के पैरों पर गिरने लग जाता है और कहता है हम लोगों से गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तभी इंस्पेक्टर जो होता है कहता है कि इस होटल का जितना भी खर्चा है वो पूरे खर्चा को पेमेंट करो, इस शादी में जो भी तुम लोगों ने आलतू फालतू जितना भी एक्सपेंस करवाया हुआ है वो सारी चीज़ों का पेमेंट करो, तभी तुम लोगों को छोड़ा जाएगा, ना तो तुम सारों को जेल में ले जा करके बंद करूँगा। सारी चीज़ों का पेमेंट करवाया जाता है, सारे होटल वगैरह का सब कुछ पेमेंट करवाया जाता है। और उसके बाद वहाँ से होटल से निकाल करके सबको बाहर भगा दिया जाता है और कहता है कि अब भाग जाओ यहाँ से। पूरे बाराती जैसे भी है दुम दमा करके वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उसी मंडप में शाम को जो ममता और अमन की शादी काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे रिश्तेदारों के बीच में काफ़ी धूमधाम से संपन्न करा दी जाती है। दोस्तों ममता और अमन काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन को निर्वाह करने लग जाते हैं। दोस्तों ये आज 19-20 साल इस शादी को हो चुका है। ममता और अमन के 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। और दोनों का परिवार काफ़ी हंसी खुशी से अपने जीवन को ये लोग काट रहे हैं, काफ़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मौज मस्ती कर रहे हैं। वो बातें जो उस दिन की ये लोग याद कर करके हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, हमेशा खुश होते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।